So congenital talipes equinovarus. It is a rotatory subluxation of the talocalcaneonavicular complex in which the talus, plantar flex and the navicular and calcanean complex basically medially rotate, and this is also known as club foot. सो अब इस टिपिकल सी डेफिनेशन को हम इजी बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे CTEV के बारे में। और इस 35 मिनट्स की वीडियो को पूरी देखने के बाद यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस डिफॉर्मिटी दैट इज congenital talipes equinovarus. So hi friends, this is Ishant Kumar and welcome to 5xPain Solution where your health is our priority. तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी डिफॉर्मिटी को समझने से पहले हमारे पास जो पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हर चीज क्योंकि नाम में रखी है। तो CTEV मतलब congenital talipes equinovarus। कॉन्जेनाइटल वो कंडीशन होती है जो कि बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है। एंड congenital talipes, talipes जो है सेकंड वर्ड आ रहा है CTEV में। talipes मतलब जो होता है कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फुट, और हमारी टेलस दो वर्ड से मिलकर बना है। एंड इक्वाइनोवारस, इक्वाइनस वर्ड अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हॉर्स होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है इक्वाइनस, सिमिलरली ऐसा ही होता है। जैसे कि आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे कि हॉर्स का जो फुट है वो थोड़ा प्लांटर फ्लेक्स कंडीशन में है। अगर हम इसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो अगर कोई पर्सन अपनी टोस पे खड़ा होगा ऐसे करके तो सेम ऐसे ही फुट देखने को मिलेगा। यही कंडीशन CTEV में देखने को मिलती है, इसलिए इसको इक्वाइनस डिफॉर्मिटी बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देखने को बोलते हैं। और वेरस, वेरस अगर आपने बायोमैकेनिक्स में डिस्कस किया होगा तो वेरस मतलब होता है जब जो फुट का इंफीरियर साइड है फुट की, जब फुट मीडियली ऐसे टिल्ट हो जाए उसको बोलते हैं वेरस, या सुपाइनेशन भी बोलते हैं क्योंकि सुपाइनेशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, एडक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं टोटल सुपाइनेशन या फिर वेरस। अब ये तो हो गया मीनिंग का, इस वर्ड का मीनिंग की डिफॉर्मिटी होती क्या है। इसको एक और नाम दिया जाता है क्लब फुट, क्योंकि इसकी अपीयरेंस थोड़ी क्लब फुट की तरह है इसलिए इसको नाम जो है क्लब फुट दिया गया है। जो क्लब होता है उसकी तरह इसकी शेप है इसलिए नाम दिया गया है। अब मोस्ट कॉमनली ये डिसीज मेल्स में देखने को मिलती है, 2 टाइम्स ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल्स इन मेल्स। एंड अब जो इसकी डिफरेंट लोगों ने थ्योरी प्रोवाइड करी, क्योंकि जो उसका कोज है डिसीज का वो इडियोपैथिक है, और कोई भी कंडीशन जो इडियोपैथिक होती है मतलब उसका कोई कोज आज तक नहीं पता चला है। अगर वो कॉन्जेनाइटल या प्राइमरी हम बात करते हैं प्राइमरी CTEV की, तो उसका कोई जब कोज नहीं पता चला तो डिफरेंट थ्योरीज दी जाती हैं उसको प्रूव करने के लिए कि शायद इस कंडीशन की वजह से या फिर इस फैक्टर की वजह से ये डिसीज जो है हो गई। तो ऐसे ही देखते हुए जब CTEV के बारे में पता लगने लगा कि एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें जो फुट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऐसे टिल्ट हो जाता है। कॉन्जेनाइटल है, बर्थ से प्रेजेंट है, टेलिपस मतलब फुट, और आपका जो है इक्वाइनोवारस, इक्वाइनस इसको बोलते हैं, और वायरस मतलब ये। तो फुट की नॉर्मल कंडीशन किसी का फुट ऐसे है तो इक्वाइनस में जाएगा मतलब प्लांटर फ्लेक्शन में, और वायरस में जाएगा मतलब मिडिल टिल्ट हो जाएगा। अब इसी को देखते देखते कि 3 अलग अलग थ्योरीज दी गई। सबसे पहले हमारे फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने थ्योरी बताई। ओल्डेस्ट थ्योरी जो उन्होंने दी थी CTEV के लिए उन्होंने नाम रखा मैकेनिकल थ्योरी। उनका कहना यह था कि जो हमारे इंटरयूटेरन लाइफ में जो फीटस होता है उस पर डिफरेंट फोर्सेस लगती हैं। उन फोर्सेस की वजह से जो इंटरयूटेराइन एक क्लोज कंपार्टमेंट है, अब उसमें फोर्सेस लगने की वजह से फुट की पोजीशन थोड़ी ऐसी ही रह जाती है। इस वजह से जब बेबी बोर्न होता है तो ऑटोमेटिकली वो इस कंडीशन में के साथ जो है प्रेजेंट करता है, जिसको हम CTEV बोलते हैं। एक तो ये मैकेनिकल थ्योरी दी गई। उसके बाद फिर एक इश्मिक थ्योरी दी गई जिसको देने वाले जो साइंटिस्ट उनका नाम था कीथ ने अपनी इश्मिक थ्योरी उन्होंने बताया, क्योंकि डिफॉर्मिटी इसमें इक्वाइनस देखने को मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि जो हमारी प्लांटर फ्लेक्शन जो मसल्स हैं, कौन सी मसल हुई, प्लांटर फ्लेक्सस। कौन सी होती है प्लांटर फ्लेक्सस, हमारी गैस्ट्रोसोलियस। तो गैस्ट्रोसोलियस है उनका इश्मीमिया होने की वजह से, इश्मीमिया होता है मतलब जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उसको इश्मीमिया बोलते हैं। तो इश्मीमिया होने की वजह से मसल जो है फाइब्रोसिस हो गई। फाइब्रोसिस मतलब नॉर्मल जो उनका कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू था वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, अब वो स्ट्रेचेबल नहीं रही है, वो टाइट हो गई। अगर ये मसल पीछे इसको ऐसे पुल कर लेगी, ये सपोज मेरा फुट है और फुट के बाद अगर ये हमारी जो कैल्केनियन ट्यूबरोसिटी होती है इस पर जो हमारा एकल स्टैंडर इंसर्ट कर रहा है, अगर ये मसल शॉर्टन हो जाए तो फुट की डिफॉर्मिटी क्या देखने को मिलेगी, फुट चला जाएगा हमारा प्लांटर फ्लेक्शन में। अब फुट जो है प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया है
तो मतलब कि उनका कहना यह था कि अब मसल जो है इश्चीमिया की वजह से फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस की वजह से वो शॉर्टन हो गई, शॉर्टन होने की वजह से डिफॉर्मिटी देखने को मिली। तो ये एक थ्योरी दी गई। इसके बाद जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आने लगी। उसके बाद एक हमारे नए साइंटिस्ट है, उनका नाम था वाइनेट डेविस। वाइनेट डेविस ने बताया कि जो सीटीबी है उसका कोई जेनेटिक प्रीडोमिनेंस होता है, कि कुछ ऐसी कंडीशन है और या फिर फैमिलियल देखा जा सकता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से जेनेटिकली ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये चीजें बताई, लेकिन उसमें भी अब 100% तो कोई भी करेक्ट नहीं थी, सबके एजम्पशंस थे कि ऐसा हो सकता है। बट द मेन थिंग इज द कॉज इज इडियोपैथिक। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी क्लब फुट की, तो क्लब फुट हमारे पास दो टाइप के हैं, या फिर सीटीबी हमारे पास दो टाइप का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसको कोई अभी कॉज नहीं पता, वो बर्थ से पहले ही प्रेजेंट है। और सेकेंडरी क्लब फुट होता है जिसका हम पर्टिकुलर कॉज पता चल चुका होता है कि किस कंडीशन की वजह से हुआ हो सकता है। सेकेंडरी क्लब फुट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? फ्रेडरिक एटेक्सिया, पैरालिटिक कोई डिसऑर्डर हो गया, सपोज पैरालिटिक डिसऑर्डर, सपोज किसी को पोलियो हुआ है और पोलियो ने ऐसी मसल को अफेक्ट किया कि जो हमारी इन्वर्टर मसल्स थी या हमारी जो जो डोर्सिफ्लेक्सर्स और इवर्टर्स थी वो वीक हो गई। जब वो वीक हो गई, जो उसके अपोजिट मस्कुलेचर है वो डोमिनेट कर जाएगा और कंडीशन ये क्रिएट देखने को हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन समझाई कि मसल में पैरालिसिस होगा तो मसल इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुई, और डिफरेंट माइलोडिस्पेसिया, स्पाइना बाइफिडा, देयर आर नंबर ऑफ डिसीज जिनकी वजह से मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और सीटीबी हो सकता है। तो वो आता है सेकेंडरी क्लब फुट या सेकेंडरी सीटीबी में। अब इसके बाद जो है एक और कंडीशन मोस्ट कॉमन जो देखी गई है जिसमें सीटीबी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा। ये कंडीशन क्या होती है? इसमें जो होता है मसल्स और जॉइंट जो है ना वो डिफॉर्म्ड होते हैं, उनमें फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस मतलब वही कि नॉर्मल टिश्यू का कन्वर्जन हो गया फाइब्रस टिश्यू में, वो हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। उसकी वजह से अगर मेरा नॉर्मल फुट ये है, अगर मुझे सीटीबी में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो मीडियल वाले स्ट्रक्चर है इधर वाले, उनको टाइट कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, और जो पीछे वाले स्ट्रक्चर उनको टाइट कर दूं तो प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाएगा और डिफॉर्मिटी ये क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि एएमसी कंडीशन की वजह से जो हमारा फुट है उसके अंदर जो मसल्स हैं मीडियल साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे, जब वो टाइट होगी उसकी वजह से डिफॉर्मिटी क्रिएट हुई। तो ये सब थे कॉजेस सेकेंडरी क्लब फुट के। अब इसमें पर्टिकुलर देखने को क्या मिलता है कि पर्टिकुलर जो पैथोमैकेनिक्स जो है उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि ये डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, उसको हम अब समझेंगे। ये हमने सब डिस्कस किया कि इटियोलॉजी क्या होती है, प्रीडोमिनेंस क्या होता है, क्लब फुट होता है क्या चीजें, बेसिकली उसके नाम का क्या मतलब है। अब पढ़ते हैं हम नॉर्मल इसकी पैथो एनाटॉमी। अब जैसे कि आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली बोन है उसकी अगर एक्सिस की बात करते हैं, उसकी एक्सिस फर्स्ट रे की तरफ है। फर्स्ट रे क्या होता है? जो हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल है उसकी तरफ है, उसका डाइविशन जो है, उसका जो एक्सिस पास हो रही है उससे अगर हम हाइपोथेटिकल लाइन पास करें तो इट विल क्रॉस लाइक दिस। और उसके नीचे जो कैल्केनियम है, मतलब ये जो सबटेलर जॉइंट बन रहा है, ऊपर टेलस और नीचे कैल्केनियम, तो सबटेलर जॉइंट जो है, जो टेलस है उसकी एक्सिस है वो पास हो रही है फर्स्ट मेटाटार्सल से, और जो कैल्केनियम है उसकी कहां से पास हो रही है एक्सिस? फिफ्थ मेटाटार्सल से। तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं टेलोकैल्केनियल एंगल। इसका बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है और उसको, इस एंगल को एक और नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं काइट्स एंगल। इसको भी हम समझेंगे कि इसका क्या रेलेवेंस है सीटीबी में। आपको अब तक यही बात ध्यान रखनी है कि एक एंगल ऐसे फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में क्योंकि इनकी एक्सिस ऐसे क्रॉस कर रही है। अब सीटीबी में क्या हो रहा है कि जो हमारी टेलस है ये एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है। ऐसे एक्सटर्नली रोटेट होने का मतलब कि जो कैल्केनियम में अपनी जगह रह गई वो, और जो हमारा जो ऊपर टेलस बोन है वो ऐसे रोटेट हो गई बाहर की तरफ, एक्सटर्नली रोटेट हो गई। जब वो एक्सटर्नली रोटेट होगी तो उसकी जो एक्सिस वाली लाइन है वो फर्स्ट मेटाटार्सल से किधर शिफ्ट करेगी? फिफ्थ की तरफ। उनके बीच का एंगल होगा क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? ये एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन नॉर्मली भी देखने को मिलती है। कैसे? जब भी हम वेट बियरिंग कंडीशन में अगर अपने फुट को सुपाइनेट करेंगे तो क्या होता है कि जो हमारी टिबिया है और जो हमारा टेलर हेड है वो लिटरली रोटेट करना ही पड़ेगा उसको, तभी मोशन वो क्रिएट हो पाएगा। अगर आप खड़े हैं अपने पैर को इनवर्ड मूव कीजिए वेट बियरिंग पोजीशन में तो आपकी टिबिया जो एक्सटर्नल रोटेट होगी। इसको याद कैसे करें? अगर हम इसको, मैं अपने हाथ को मान लेता हूं ये फुट है और ये मेरा जो है टिबिया है। अगर मेरे को सुपाइनेशन करना है तो मेरी जो ये फोर आर्म कॉम्प्लेक्स है किस तरफ मूव कर रहे हैं? एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हैं। लाइकवाइज फुट में भी हमारा सेम ही होता है। जब भी हमको सुपाइनेशन करना होता है, सुपाइनेशन 3 कंपोनेंट से बना होता है। जनरल बायोमैकेनिक्स की बात कर रहा हूं मैं। एक तो होता है आपका प्लांटर फ्लेक्शन,
इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब मीडियल साइड मूवमेंट और एडक्शन, ठीक है। अब क्योंकि इस मोशन को करने के लिए, सुपाइनेशन को करने के लिए एक्सटर्नल रोटेशन तो करना पड़ेगा, तभी वो मोशन पूरी हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा एंकल जॉइंट है उसमें ट्राइपेनल एक्सिस होती है उसकी। अब ये हमें पता चल गया नॉर्मली ऐसा हो देखने को मिलता है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो सीटीवी है उसमें जो कॉमन डिफॉर्मिटी इक्वाइनस है, एंड उसके बाद हमारी जो है वेरस डिफॉर्मिटी है, और वेरस डिफॉर्मिटी को करने के लिए टेलस को एक्सटर्नल रोटेट होना ही पड़ेगा, और ये डिफॉर्मिटी है, इसको ही अगर हम करेक्ट कर दें तो सीटीवी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। ये तो हमारा जनरल एक्सपेक्ट हो गया कि इटियोलॉजी क्या होती है और जनरल शेप में क्या डिफरेंस आएगा। अब उसके बाद डायग्नोस से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बोन, लिगामेंट, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जब सीटीवी की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कैल्किनियम होगी वो मालफॉर्म्ड होगी, उसकी मीडियल साइड जो है वो कॉनकेव होगी, तभी वो ऐसी कंडीशन दिख रही होगी फुट में, मीडियल साइड कॉनकेव होगी, एक्सटर्नल साइड कॉन्वेक्स होगी। साथ में जो टेलस होती है, जैसे कि आप शेप देख पा रहे हैं, टेलस की आगे वाला पोर्शन जो हेड है वो डाउनवर्ड और मिडिल टिल्ट होगा। डाउनवर्ड एंड मिडिल टिल्ट मतलब कि क्योंकि एक्सटर्नल रोटेट कर चुका है, ये ऐसे रखा, ये नीचे, ये है हमारा कैल्केनियम, ये हमारा टेलस, और ये एक्सटर्नल रोटेट कर गया ऐसे टू प्रोड्यूस इक्वाइनस एंड वेरस। तो एक्सटर्नल रोटेट तो करना ही पड़ेगा, तो जनरल बायोमैकेनिक्स है। अब क्योंकि वो फिक्स डिफॉर्मिटी में आ गया तो फिक्स वो कैसे रहेगा, एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन में रहेगी हमारी टेलस, एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन में रहेगी। अब इसके बाद क्या देखने मिलता है कि जो हमारी नेविकुलर बोन है वो थोड़ी मिडिल डिस्प्लेस्ड होगी नॉर्मल फुट्स के दाम अगर कंपेयर करते हैं। और साथ में जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कैल्केनियम की शेप, एक तो वो मिडिली कॉनकेव है और लेटरली देखते हो कॉन्वेक्स है। टेलर का जो हेड है वो डाउनवर्ड शिफ्टेड है और मिडिल टिल्टेड है। साथ में नेविकुलर जो है मिडिल शिफ्टेड है, और कैल्केनियम का जो साइज है नॉर्मल फुट से वो थोड़ा स्मॉल है देखने में, जो हमें दिख रहा है। साथ में आपको बताया कि अगर एक कॉमन लॉ आता है उसको बोलते हैं डेविस लॉ। अब डेविस लॉ को सिंपल समझने के लिए क्या होता है, डेविस लॉ का सिंपल यही कहना था कि अगर हम किसी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को एक पोजीशन में मेंटेन करके रखेंगे तो वो उसी पोजीशन को अडेप्ट कर लेगा। अगर शॉर्टन पोजीशन रखोगे तो शॉर्टन हो जाएगा टिश्यू, लेंथन पोजीशन रखोगे तो लेंथन हो जाएगा टिश्यू। अब हमें पता है सीटीवी में क्या होता है, ये नॉर्मल फुट है, ये गया इक्वाइनस में, ये गया वेरस में। वेरस मतलब इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो इसको करवाने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर पुल करें इसको कि फुट जो ऐसे से ऐसा हो जाए। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वाइनस करने के लिए, इक्वाइनस मतलब प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है, हमारी टेंडो एक्लिस। तो टेंडो एक्लिस को टाइट होना पड़ेगा। अब वो जब टाइट होगी तो पैर चला जाएगा, फुट चला जाएगा नीचे की तरफ, पहली चीज। दूसरा वेरस करवाना है, तो वेरस कौन कराएगा, जो इन्वर्टर होते हैं फुट के, टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। अब ये टिबियालिस जो मसल है, टिबियालिस पोस्टीरियर इंटीरियर, ये सब इनको भी शॉर्टन होना पड़ेगा, तभी फुट ऐसे जाएगा। क्योंकि वो अब इस पोजीशन में फुट है तो उनकी जो लेंथ है वो नॉर्मल से कम होगी, क्योंकि वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेंथन तो है नहीं वो। तो ऐसे डेविस लॉ की वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी शॉर्टन हो जाएगा, तो और ज्यादा डिफॉर्मिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो हमें ट्रीटमेंट में यही चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर शॉर्ट हो रहा है उसको ही काट के हम लंबा कर देंगे तो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा पोस्टीरियर स्ट्रक्चर पे क्या आया, जो एंकल जॉइंट का कैप्सूल है, फर्स्ट थिंग। इंट्रोशियस लिगामेंट है, इंट्रोशियस लिगामेंट कहां पे होता है, सब टेलर जो जॉइंट है, ये टेलस है, ये कैल्केनियम, इनके बीच में जो लिगामेंट है उसको हम इंट्रोशियस लिगामेंट बोलते हैं। साथ में ये और जो पोस्टीरियर कैप्सूल है सब टेलर जॉइंट का, और पोस्टीरियर जो कैप्सूल है हमारे एंकल जॉइंट का, वो दोनों भी टाइट होंगे क्योंकि वो इस पोजीशन में है फुट। अब दो जब ये पोजीशन में फुट है, नॉर्मल ये था, अब वो नॉर्मल पोजीशन में थे हमारे पीछे वाले जितने भी स्ट्रक्चर है, अब वो क्या हुआ, इस कंडीशन में चला गया तो वो शॉर्ट हो गए। जब वो शॉर्ट हो गए, अब डेविस लॉ ने क्या कहा, जिस पोजीशन रखोगे फुट और ये जिस पोजीशन में सॉफ्ट टिश्यू रखोगे वो वैसा ही हो जाएगा। अब आपने उन्हें शॉर्टन पोजीशन रखा तो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर क्या होंगे, सब टाइट हो जाएंगे। ऐसे ही जब आपने उसको मिडिल रोटेट किया तो जो मिडिल वाले स्ट्रक्चर जो है, ये वेरस जो आपने बनाया है, तो मिडिल वाले स्ट्रक्चर सब टाइट हो जाएंगे। तो मिडिल स्ट्रक्चर में कौन कौन आ रहा है, आपकी एफएचएल मसल, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, एफडीएल, फ्लेक्सर डिटर्म लॉन्गस, एंड आपका टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, ये भी टाइट हो जाएगा। और जो मीडियल लिगामेंट्स है, लाइक डेल्टोइड लिगामेंट, स्प्रिंग लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं, कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, टेलो नेविकुलर लिगामेंट, जो टेलस से जाके नेविकुलर पे जा रहे हैं, नेविकुलर बोन पे जा रहे हैं, और कैल्केनियम से जा रहे हैं आपके नेविकुलर की तरफ, उसको कहते हैं कैल्कुलियो नेविकुलर लिगामेंट या स्प्रिंग लिगामेंट। जब वो, क्योंकि ऐसी कंडीशन है तो वो टाइट हो चुके हैं सब, क्योंकि फुट को हमने ऐसे ही रखा है। तो हमारा ट्रीटमेंट जो गोल होगा वो यही होगा कि इन स्ट्रक्चर्स को हम लूज करें।
अब क्या क्या और डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है उसको याद करने के लिए आप सिंपल एक याद करेंगे, CAVE, केव। यस, तो केव से क्या बनता है, सबसे पहले डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है केव से कैवस। कैवस मतलब जो ये फुट वाली आर्च है ये एक्सेगरेटेड हो जाएगी, नॉर्मल हमारी आर्च थोड़ी बहुत होती है, ये और बढ़ जाएगी, उसको केव बोलते हैं। मतलब केव तो निमोनिक है, और केव का जो पहला वर्ड है सी, उसको बोलते हैं कैवस। कैवस मतलब जो नॉर्मल आर्च है वो एक्सेगरेट कर जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद अडक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। अडक्शन डिफॉर्मिटी क्या होती है, जब भी कोई कंडीशन मिड लाइन, जब भी कोई बॉडी पार्ट मिड लाइन की तरफ आएगा उसको अडक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मल फुट है, जब ये मिडिल सेंटर की तरफ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अडक्शन डिफॉर्मिटी हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, CAVE, वी से आता है आपका वेरस। वेरस आपको पता है कि जो आपका प्लांटर फ्लेक्शन, जो प्लांटर फ्लेक्स सरफेस है आपका, वो जो मिडिल टिल्ट करेगा, मिडिल रोटेट करेगा, उसको हम बोलेंगे वेरस डिफॉर्मिटी। और लास्ट में आता है आपका इक्वाइनस। इक्वाइनस कौन से जॉइंट पे देखने को मिलेगा, एंकल जॉइंट पे। एंकल जॉइंट में इक्वाइनस का मतलब प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिफॉर्मिटीज आपके डिफरेंट जो फुट है, हाइंड फुट, मिड फुट एंड आपका फोर फुट, उन पे देखने को मिलेगी। हमें पता है जो वेरस कंपोनेंट है वो सबटेलर जॉइंट पे होता है, और जो आपका इक्वाइनस कंपोनेंट है वो देखने को मिलता है हमारे एंकल जॉइंट पे। तो ये सब डिफॉर्मिटी क्रिएट होगी इन पर्टिकुलर जॉइंट सेगमेंट पे। अब बात करते हैं इस डिफॉर्मिटी को डायग्नोज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले अगर जनरल जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो जनरल असेसमेंट किया जाता है, मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट जो होता है, तो उसमें सबसे जो कॉमनेस्ट टेस्ट है, जो बहुत उसका स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा हाई है उस टेस्ट की, उसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मली जो डोर्सम होता है फुट का, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, इन्फेंट की बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली जो टिबिया है उसको टच कर सकते हैं। इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि डोर्सम ऑफ द फुट कैन टच द टिबिया। पैसिवली अगर हम इसको करके देखेंगे तो वो दोनों, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे टच हो जाएंगे। अगर वो टच नहीं हो रहे हैं तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है वो टाइट है। लाइक हमारे कौन सा पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, वो कौन से है, हमारे पिछले जो भी जॉइंट में कैप्सूल्स हैं वो, जो लिगामेंट्स हैं वो, और साथ में जो मसल है हमारी मेन टेंडोक्युलिस वो। तो ये स्ट्रक्चर टाइट है, तभी तो प्रिवेंट कर रहे हैं ना वो ऊपर डोर्सिफ्लेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि जब ये टाइट है तो क्या इसको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अगर ये लूज है तो इजीली जाने देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमारे इसमें टेस्ट में देखने को लगता है, जिसको हम बोलते हैं ये डोर्सिफ्लेक्शन टेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं। हम पूरा डोर्सिफ्लेक्स करा के देखेंगे। पहली चीज तो ये होती है। दूसरा, जब हम डायग्नोज कर रहे हैं, अगर थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप हील को टच करके देखेंगे, ये डिफॉर्मिटी जनरली 60% केसेस में, अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो बायलेटरल देखने को मिलती है। बायलेटरल मतलब दोनों फुट में डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, पहली चीज। और जब आप पेशेंट की हील को टच करके देखेंगे, जिस साइड डिफॉर्मिटी है वो हील बहुत एम्प्टी सी फील होगी, मतलब वहां पे हील जो है माल फॉर्म्ड होगी, हील का साइज बहुत स्मॉल होगा, जो कैलकुलेट ट्यूब्रोसिटी है वो फॉर्म ही नहीं हो पाएगी, और वहां पे आपको फैटी टिश्यू देखने को मिलेगा। टच करेंगे तो फॉर्मनेस, बहुत वीक सी फॉर्मनेस देखने को मिलेगी वहां पे। साथ में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक डिफॉर्मिटी है देखने को मिलेगी, दैट इज इक्वाइनस और वेरस। और डिफरेंट अगर आप चेक करेंगे तो आपको कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलेगी, लेटरल कर्वेचर देखने को मिलेगा लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ फुट में, क्योंकि फुट जो है ऐसे है तो इस साइड कर्वेचर देखने को मिलेगा। अगर एज फार एज द फिजियोथेरेपी असेसमेंट इज कंसर्न, तो इसके लिए एक स्कोरिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं पिरानी स्कोरिंग। पिरानी स्कोरिंग में 3 टेस्ट देखे जाते हैं मिड फुट और हाइंड फुट पे, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, पिरानी स्कोरिंग आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो पिरानी स्कोरिंग में जो है मैक्सिमम 6 स्कोर होता है, और हायर द स्कोर मोर पुअर द प्रोग्नोसिस, एंड जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा डिफॉर्मिटी है, मतलब सिंपल कहने की बात यह है। और इसके अंदर जो है डिफरेंट जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है सीटीवी की, वो देखते हैं, जैसे कि लेटरल कर्वेचर, मीडियल क्रीज, पोस्टीरियर क्रीज एंड एम्प्टी हील एंड टेलर का हेड। ये सब सिस्टम जो है, जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं सीटीवी फुट को, उसको हम पाल्पेट करते हैं और चेक करके ये स्कोरिंग निकाल के देखते हैं। तो अब इसके लिए तो हम सेपरेट वीडियो की बात करेंगे, और जितना ज्यादा स्कोर होगा 6 में से उतनी ज्यादा डिफॉर्मिटी ज्यादा होगी। तो ये होता है हमारा सीटीवी का जनरल डायग्नोसिस। और उसके बाद क्या पता है कि आपको जब भी, क्योंकि पेशेंट को जो फुट जो है नॉर्मल ऐसा था, सीटीवी में क्या हुआ कि इधर मुड़ गया और नीचे आ गया, तो जो पीछे वाली स्किन है और मीडिया वाली स्किन है वो टाइट होने की वजह से लाइनें बन जाएंगी, लाइंस बन जाएंगी अलग अलग, क्योंकि स्ट्रक्चर टाइट हो गया। अगर उसको आप टाइट करोगे ऐसे तो आपको लाइन देखने को मिल रही है, नहीं, इनको बोलते क्रीज। तो मीडियल साइड क्रीज बन जाएंगी और पोस्टीरियर साइड क्रीज बन जाएंगी, क्योंकि फुट जो है बच्चे का ऐसे ऐसे हो चुका है। ठीक है, तो जो क्रीज देखने को मिलेगी उन्हें बोलते हैं मीडियल एंड पोस्टीरियर क्रीज देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम टेलर पोस्टीरियर आप कैल्केनियम को फील करके कोशिश करेंगे तो वो आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइंस हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, कंफर्मेशन करने के लिए
रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब बात करते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था काइट्स एंगल के बारे में, जिसको हम टेलोकैल्केनियल एंगल ही बोलते हैं। अब हमें पता है कि जो सपोज या जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो आपकी टेलस की एक्सिस है वो फर्स्ट मेटाटार्सल से पास हो रही है ऐसे, एंड जो कैल्केनियम नीचे वाली है इसकी एक्सिस पास हो रही है आपकी किससे, फिफ्थ मेटाटार्सल से। अब हमें पता है नॉर्मल सुपाइनेशन करने के लिए फुट पे टिबिया को और या फिर टेलस को एक्सटर्नल रोटेट होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मिटी ही वायरस है तो वो एक्सटर्नल रोटेटेड होगी ही होगी। जो हमारी टेलस है वो एक्सटर्नल रोटेट करेगी। अब जब ये ऊपर टेलस है, ये कैल्केनियम है, जब ये एक्सटर्नल रोटेट करेगी तो ये एंगल डिक्रीज होगा, एक दूसरे ये एंगल जिनके बीच में बन रहा है ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो मतलब जब भी ये वायरस होगा तो वायरस कंडीशन में, वायरस मतलब ये सुपाइनेट करेगी, वायरस को सुपाइनेशन भी बोलते हैं। जब सुपाइनेशन होगा नॉर्मली तो ये एंगल डिक्रीज होगा। इस एंगल की नॉर्मल वैल्यू जो है एपी व्यू में देखने की बात करें तो 25 to 40 डिग्रीज होता है। और क्योंकि जब वायरस करेंगे, वायरस होने की वजह से एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी 25 डिग्री से एंगल नीचे जाएगा उसको बोलेंगे वायरस हो रहा है, और जब एंगल 40 डिग्री को क्रॉस करेगा उसको हम बोलेंगे वेलगस हो रहा है। वेलगस होता है अपोजिट, वेलगस में मतलब कि आपका प्रोनेशन हो रहा है। प्रोनेशन में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप दोबारा वही कॉन्सेप्ट लेके चलें कि आप इसको मान लें फुट, जब आप नॉर्मल हैंड पे या फिर आप जो डिस्टल और प्रोक्सिमल रेडियोलर जॉइंट है इन पे सुपाइनेशन और प्रोनेशन करते हैं, वैसे ही हमारे फुट पे होता है नॉर्मली। अगर प्रोनेशन करेंगे मतलब जो फोरआर्म में किस साइड मूव कर रही है, मिडिल रोटेट कर रही है। तो जब हमारी टेलस मिडिल रोटेट करेगी तो एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है, मिडिल रोटेट करने पे एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल इंक्रीज हो रहा था मतलब 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो वेलगस, और 25 डिग्री से कम जाएगा तो मतलब कैल्केनियम अपनी जगह ही है। टेलस एक्सटर्नल रोटेट कर रहा है, एक्सटर्नल रोटेट करके एंगल डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वायरस डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है। और हमें पता है कि सीटीयू में वायरस होता है तो ये एंगल हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा लेस देन 25 डिग्रीज एपी व्यू में। अगर हम करा के देखते हैं इसको बोलते हैं टेलोकैल्केनियल एंगल या फिर काइट्स एंगल। तो ये थी सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीटीवी की क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और अब बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमें जनरल एस्पेक्ट समझ आ गया कि बोन में डिफॉर्मिटी क्या देखने को मिल रही है और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, तो उससे ही जो हमारा ट्रीटमेंट आएगा वो वहीं से डेवलप किया जाता है। अब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। जब भी हमने देख लिया है कि ये हमें पता है कि पोस्टीरियर स्ट्रक्चर टाइट है, मीडियल स्ट्रक्चर टाइट हो जाते हैं क्योंकि ऐसे रखे जब फुट ऐसे पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले कोई भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देखते हैं कंजर्वेटिव, जिसमें कि हम कम से कम ऑपरेशन की तरफ हम सबसे एंड में जाते हैं। जब हमारा कंजर्वेटिव मेथड जो है फेल हो जाता है उसके बाद कंजर्वेटिव हम ऑपरेशन या ऑपरेटिव या सर्जिकल मेथड्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव मेथड की। कंजर्वेटिव जो मेथड होता है उसमें क्या आता है आपका, मैनिपुलेशन करके और फिर उसको करेक्शन किया जाता है। मैनिपुलेशन मतलब हमें अब एक चीज पता चलेगी कि डिफॉर्मिटीज क्रिएट क्या हो रही हैं। फुट पे जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, टेलस एक्सटर्नल रोटेट हो रही है, उसके रिलेशन में जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो इंटरनल रोटेट हो रहा है। अगर ये एक्सटर्नल रोटेट हो रहा है तो रिलेटिव अगर देखें, अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो नीचे वाला कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, एक्सटर्नल रोटेशन। और ये टेलस किधर जाएगी, इंटरनल रोटेशन या मिडिल रोटेशन। ऐसी टेलस के साथ कौन जुड़ा हुआ आगे, क्यूबॉइड, और साइड में कौन जुड़ा हुआ है, नेविकुलर। तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स मूव कर जाएगा मिडिली और टेलस जा रही है एक्सटर्नली। ये नॉर्मली होता है हमारे क्लब फुट में, ठीक है, या फिर सीटीयू में। अब इसको करेक्ट करना है तो सबसे पहले मैनिपुलेशन, अगर जो चाइल्ड की एज है वो 1 ईयर तक ही है या 6 months to 1 ईयर में कोई डायग्नोज हो गया है बहुत ही जल्दी, तो उस कंडीशन में हम मदर को सिखाते हैं कि हर फीड के बाद जो बच्चे का पैर है उसको डोर्सिफ्लेक्स करना है और इवर्जन में लेके जाना है और उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। कि जब होल्ड करके रखे तो थोड़ा ब्लेंचिंग भी देखने को मिलेगी, मतलब टाइटली होल्ड करके रखना है उसको 5 सेकंड के लिए दिन में कई बार, जिससे कि वो डिफॉर्मिटी ओवर अपने आप करेक्ट हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी है क्या, प्लांटर फ्लेक्शन एंड वायरस। अब इसका अपोजिट क्या करेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन डिफॉर्मिटी है। इन्वर्जन, वायरस एंड सुपाइनेशन आर मोर और लेस सिमिलर थिंग्स। सो इसके अपोजिट अगर हम लेके जाएंगे फुट को तो क्या होगा, फुट करेक्ट हो जाएगा। अब डिफॉर्मिटी ये है, इसके अपोजिट क्या करें, डोर्सिफ्लेक्शन ले जाओ और इवर्जन ले जाओ। तो मदर को सिखाया जाएगा कि आपको ये बार बार परफॉर्म करना है उस बच्चे के फुट पे जिसको डिफॉर्मिटी है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर इससे ठीक नहीं होता उसके बाद क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन करके कास्ट करा जाता है। अब मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग जो टेक्निक है इसके लिए 2 थ्योरीज दी गई थी। एक तो थे काइट्स जिन्होंने काइट एंगल के बारे में बताया था, दूसरे थे पॉन्सेटी जिन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है सीटीवी में ट्रीटमेंट के बताने के लिए। सबसे पहले हम काइट फिलोसफी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या बताया
कि अगर आपको CTV को करेक्ट करना है तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि टेलस जो है एक्सटर्नल रोटेटेड है, तो उन्होंने, और जो हमारा नीचे कैल्केनियो क्यूबॉइड नेविकुलर कॉम्प्लेक्स है उसके रिलेशन में अगर ये एक्सटर्नल रोटेटेड है तो वो मिडल रोटेटेड है, वो मिडली रोटेटेड है, तो अगर उसको हम करेक्ट कर देंगे तो फुट अपनी जगह पर नॉर्मल आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक एक करके जो डिफॉर्मिटी क्रिएट हुई है उनको ठीक करेंगे, फिर उसको हम प्लास्टर कास्ट में रखेंगे 1 या 2 हफ्ते के लिए। उसको फिर जब कास्ट हटा के देखेंगे हम, बेलोनी प्लास्टर कास्ट जब हटा के देखेंगे, अगर वो डिफॉर्मिटी हमें करेक्ट हुई थी दिख गई, उसके बाद अगली डिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे करते करते जो 4 डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है केव वाली, उनको हम करेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा कि जो कैल्केनियो क्यूबॉइड जंक्शन था उस पर अपने थंब रख के और उन्होंने मैनिपुलेट करा, और क्योंकि वो मिडिल रोटेटेड था क्योंकि टेलस ऊपर है, टेलस एक्सटर्नल रोटेट कर गई, नीचे वाला स्ट्रक्चर मिडिल रोटेट कर गया। उन्होंने क्या करा, नीचे वाले स्ट्रक्चर पे जो कैल्केनियो क्यूबॉइड नेविकुलर जंक्शन है उस पे थंब रख के और उसको एक्सटर्नल रोटेट कर दिया। अब इसकी ड्रॉबैक क्या थे, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेट करने की वजह से टेलस जो अपनी जगह पे वहीं रह गई, तो इस फिलॉसफी में बहुत सारी जो डिफॉर्मिटीज थी वो बच जाया करती थी, और मोर और लेस सिर्फ 30 to 60% पेशेंट ही ट्रीट हो पाते थे इस फिलॉसफी से, जिसको काइट फिलॉसफी कहा जाता था। और इनका जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था, सबसे पहले एडक्शन को करेक्ट करते थे, उसके बाद इन्वर्जन को करेक्ट करते थे, फिर इक्वाइनस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते थे। एडक्शन मतलब ये, इक्वाइनस मतलब ये, और इन्वर्जन मतलब मिडली रोटेशन ऑफ द फुट। सो इनका सीक्वेंस था AIE। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं, काइट में AIE सीक्वेंस था जिसको हम करेक्ट करते थे। अब इसके बाद एक बंदा आया, उसका नाम था पोंसेटी। उन्होंने बहुत काम किया इसके ट्रीटमेंट में। उन्होंने इसकी बायोमैकेनिक्स को समझा कि क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है। जब उन्होंने पैथोमैकेनिक को समझा कि पर्टिकुलर कि ये बोन में क्या क्या अल्टरेशन आ रहे हैं जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है, तो उनके एक चीज समझ आई, क्योंकि हमें पता है जो टेलस है वो एक्सटर्नल रोटेट कर रही है, उसके रिलेटिवली नीचे वाले स्ट्रक्चर मिडल रोटेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम टेलस को फुलक्रम मानेंगे और टेलर के हेड को फुलक्रम मानेंगे, और उसको अगर हम उसको फुलक्रम मान के अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम एक्सटर्नल रोटेट कर दें तो फुट की डिफॉर्मिटी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। अब ये वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था बहुत सही हो पाया, और बहुत हद तक 80 to 90% केसेस में इनसे ठीक भी हो गए। उनका जो लेकिन सीक्वेंस था ठीक करने का डिफॉर्मिटी को, सबसे पहले वो कैवस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते थे, उसको फिर प्लास्टर में लगा देते थे। जब वो करेक्ट हो जाती थी 1-2 हफ्ते बाद उसको प्लास्टर हटा देते थे। उसके बाद फिर वो एडक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट करते थे। उसके बाद फिर वो वेरस डिफॉर्मिटी जो है उसको ठीक करके फिर प्लास्टर में रख देते थे। करते करते एंड में वो आ जाते थे इक्वाइनस पे, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी करेक्ट करके फिर से उसको प्लास्टर में रख देते थे। ऐसे करते करते कुछ 6 to 9 मंथ्स के अंदर जो है डिफॉर्मिटी, या फिर 6 मंथ्स के अंदर डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाया करती थी। उसके बाद भी उसको फिर स्प्लिंट्स वगैरह में यूज किए जाते थे कि उसको जो है करेक्शन में रखने के लिए, नहीं तो वो दोबारा डेवलप, रिलैप्स या रिकरेंट जो है हो सकती है। अब इसके बाद क्या होता था, अगर कोई भी कंडीशन या फिर जिसको CTV है, अगर ये मैनिपुलेशन और जो है कास्टिंग करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो फाइनली हमें मूव करना पड़ता है सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि अब तक हमने पूरी पैथोलॉजी समझी कि डिफॉर्मिटी क्या आ रही है CTV में, जब बच्चे का फुट ऐसे और ऐसे मूव हो गया है तो मतलब मीडियल स्ट्रक्चर टाइट हो गए अकॉर्डिंग टू डेविस लॉ, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर भी टाइट हो गए। अगर हम मिडिल और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर को हम रिलीज कर दें, क्योंकि वो टाइट है, उनको हम ढीला कर दें, तो क्या होगा, पीछे वाले नीचे ऐसे कर रखा है, मिडिल वाले ने ऐसे कर रखा है, अगर उसको हम काट दें या रिलीज कर दें तो अपनी जगह फुट वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यही टेक्निक लगाई गई, इसका नाम रखा गया पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। सॉफ्ट टिश्यू मतलब हमारे टेंडन, लिगामेंट, कैप्सूल, इनको काट काट के थोड़ा सा इनको लेंथन किया। लेंथन करने की वजह से जो ऐसे टाइट हुए पड़े थे वो जब ढीले हुए, तो ये बीच वाले मीडियल वाला स्ट्रक्चर काटोगे तो क्या ठीक होगा, वेरस। पीछे वाला स्ट्रक्चर काटोगे तो क्या ठीक होगा, इक्वाइनस। ऐसे काट के ये ठीक कर दिए गए। पोस्टेरोमीडियल मतलब पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, मीडियल मतलब मीडियल स्ट्रक्चर, और सॉफ्ट टिश्यू रिलीज मतलब उनको थोड़ा बहुत कट करके ठीक कर दिया गया। पोस्टीरियर स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइट है आपके, आपका टेंडो एक्लिस। टेंडो एक्लिस के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको कहते हैं जेड प्लास्टी। जेड प्लास्टी क्या होती है, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं जेड प्लास्टी का। एक जेड शेप में इंसिजन डाला जाता है, और उस इंसिजन करने के बाद जो टेंडन है उसको लेंथन कर देते हैं। वो पहले शॉर्टन था ऐसे, अब उसको लेंथन कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई, तो इक्वाइनस डिफॉर्मिटी ऐसे हुई पड़ी थी क्योंकि टाइट था, वो ऊपर खींच रहा था, उसको प्लांटर फ्लेक्शन में खींच रहा था। अब जब उसको ढीला कर दिया तो डिफॉर्मिटी वापस चली गई, मतलब फुट जो है डोर्सिफ्लेक्शन में हो गया नॉर्मली, तो मतलब डिफॉर्मिटी करेक्ट हो गई। साथ में जो एंकल जॉइंट के कैप्सूल हैं या फिर सबटेलर जॉइंट के कैप्सूल हैं, वो भी प्लांटर फ्लेक्शन होने की वजह से वो भी टाइट हो गए, ऐसे वो भी ऐसे टाइट हुए पड़े हैं। उनको रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, वो भी
डोर्सिफ्लेक्शन होने देंगे, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर रिलीज। मिडिल साइड पे क्या रिलीज करेंगे, मिडिल साइड पे जो टेंडन थे हमारा, जो टिबिलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस और एफडीएल टेंडन जो था, फ्लेक्सर डिटरम लॉन्गस, इनको कट करके इनका जो ऊपर टेंडन शीथ और इसको भी थोड़ा बहुत कट करेंगे। रिलीज करने के बाद जो वो टाइट स्ट्रक्चर थे वो रिलीज हो गए। साथ में मिडिल साइड जो 3 लिगामेंट है उनको भी निकाल सकते हैं। कौन कौन से, कैल्केनियोनेविकुलर, टेलोनेविकुलर एंड डेल्टोइड लिगामेंट। डेल्टोइड लिगामेंट जो होता है हमारा मिडिल कोलेटरल लिगामेंट होता है एंकल जॉइंट का। तो इन 3 स्ट्रक्चर को हम रिलीज कर देते हैं। जिन्होंने फुट को ऐसे रखा हुआ है, अगर इनको काट दे थोड़ा थोड़ा, हम रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स करने की वजह से क्या हो, फुट जो वायरस है वो करेक्ट हो जाएगा। साथ में जो मीडियल जॉइंट है हमारे, कौन कौन से, जो हमारा टेलोनेविकुलर जंक्शन है उनके बीच में, या फिर कैल्केनियोनेविकुलर जो कॉम्प्लेक्स है उनके जो कैप्सूल हैं, या फिर जो हमारा नेविकुलर जो है क्यूनिफॉर्म के साथ जॉइंट बना रहा है, मिडटार्सल जॉइंट जो है, उनके जो कैप्सूल हैं जो मिडिल साइड पे हैं वो भी टाइट हुए पड़े हैं एडक्शन की वजह से। एडक्शन की वजह से जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये भी टाइट हुए पड़े हैं, क्योंकि फुट ऐसे चला गया, जो इधर वाला स्ट्रक्चर थे वो टाइट हुए, जब इन्हें काटेंगे तो फुट वापस एबडक्शन में चला जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो यही था टेक्निक सबसे पहली, पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। इसके बाद अगर जो इन्फेंट की एज, पेशेंट की एज है वो 3 इयर्स तक हो चुकी है, उसके बाद जो अगला ऑपरेशन आता है उसको बोलते हैं हम डायर्स ऑस्टियोटोमी। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके, हमें पता है कैल्केनियम जो है वो मीडियल साइड पे कॉन्केविटी में है, मतलब मीडियल साइड में वो कॉन्केव है। अब कॉन्केविटी को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक बोन का पीस लेके इसके अंदर डाल देंगे। जब बोन का पीस इसके अंदर डालेंगे तो ये अपने आप बोन सीधी हो जाएगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब इसको बोलते हैं डायर्स ओपन वेज ऑस्टियोटोमी। एक टेक्निक और होती है जिसको कुछ सर्जन प्रेफर करते हैं, उसको कहते हैं क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ओपन वेज ऑस्टियोटोमी वो ऑस्टियोटोमी होती है जिसमें कि आप एक वेज काटेंगे, बोन पीस, एक ये पर्टिकुलर बोन है, डिफॉर्म्ड बोन है, उसमें से आपने एक वेज काटा ट्रायंगुलर शेप का, उसके अंदर आपने एक बोन का पीस डाल दिया, उसको बोलते हैं ओपन वेज ऑस्टियोटोमी। क्लोज वेज होती है आपने एक बोन ली, उसमें से एक वेज निकाला बाहर और उसको बोन को बंद कर दिया, कुछ नहीं डाला उसके अंदर, उसको बोलते हैं क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी। तो हमें पता है मीडियल साइड पे कॉन्केविटी है, अगर इसके अंदर मैं एक बोन का पीस डाल दूं तो बोन सीधी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, इसको बोलते हैं डायर्स ऑस्टियोटोमी। कुछ सर्जन प्रेफर करते हैं लेटरल साइड पे क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी करना, मतलब डालना कुछ नहीं है, बस काटो और उसको, ये ऐसी थी, इसका मैंने जैसे काटा और उसको सीधी कर दिया, ठीक है, ये होगी क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी। लेकिन इसकी एक दिक्कत थी कि जब क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी करते थे लेटरल साइड पे, कॉन्वेक्सिटी साइड पे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इससे कैल्किनस की लेंथ जो है ना वो कम हो जाया करती थी, इसलिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है मिडिल साइड वाली ओपन वेज ऑस्टियोटोमी। अब इसके बाद एक ऑपरेशन आया, उसका नाम रखा गया इवांस ऑपरेशन। उन्होंने क्या किया, हमें बताया जो कैल्किनियम में, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, अब फुट जो हमारा ऐसे एडेक्टेड है, उन्होंने क्या करा, जो कैल्किनियो क्यूबॉइड जो जॉइंट है उनको आर्थोडिसिस कर दिया, ठीक है। आर्थोडिसिस करने का मतलब अब वो जॉइंट के बीच में मूवमेंट खत्म, वो जॉइंट जो है फ्यूज कर दिए एक दूसरे से। जब वो जॉइंट फ्यूज कर दिए तो वो अब इधर एडक्शन होने नहीं देंगे, और ज्यादा जितना हो चुका है उतना ही रहेगा। उसको करेक्ट करने के लिए क्या करा, पोस्टेरोमीडियल रिलीज भी कर दिया साथ में। जब पोस्टेरोमीडियल सॉफ्टवेयर रिलीज हो गया, मिडिल साइड जो दिक्कत थी एडक्शन वो करेक्ट हो गई, वेरस करेक्ट हो गया, इक्वाइनस करेक्ट हो गया, साथ में इन दोनों जॉइंट को आपस में जोड़ दिया, तो वो इधर आप जाने नहीं देगा और फुट जो है वैसे ही नॉर्मली ग्रो धीरे धीरे करना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि हमें पता है जब एक बार हम आर्थोडेसिस कर देते हैं तो वो जो जॉइंट है वो बोन मूव नहीं करेगी और ना साइज उनका बड़ा होगा थोड़ा नॉर्मली, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेकिन मिडिल साइड वाली बोन है वो नॉर्मली ग्रोथ होती रहेंगी। अब वो फ्यूज है, ये नॉर्मली बढ़ रही है, करते करते क्या होगा, 1-2 साल बाद ऑटोमेटिकली फुट जो है अपनी पोजिशन में आ जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं हम 3 से 5 साल की एज तक। इसके बाद एक नया ऑपरेशन लाया गया, इसका नाम रखा गया वेज ट्रांसवेक्टोमी। अगर इन डिफॉर्मिटीज से ये भी करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसके बाद क्या करते हैं, एक वेज का पीस, एक वेज जैसा, वेज मतलब ट्रायंगुलर पीस जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, इसको काट के, क्योंकि हमें पता है कि फुट जो है अडेक्टेड है ऐसे और वायरस में, इसको पूरा काट के पूरा पीस और डिफॉर्मिटी इनको आपस में जोड़ देते हैं, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, वो पीस जो है पूरा का पूरा बाहर निकाल लेंगे। क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी होती है क्योंकि ये, और बंद करने के बाद फुट जो पहले ऐसे था ऐसे, अब वो नॉर्मल करेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी का जो हमने नॉर्मल मैनिपुलेशन टेक्निक थी पॉन्सेटी एंड काइट फिलॉसफी वाली, अगर वो करेक्ट करने के बाद भी अगर सपोज किसी पेशेंट में सिर्फ इक्वाइनस रह गया, बाकी सारी डिफॉर्मिटी करेक्ट हो गई, तो उसमें सिर्फ हम जेड प्लास्टिक कर देंगे क्योंकि पोस्टीरियर स्ट्रक्चर टाइट है।
अगर सपोज किसी पेशेंट में सिर्फ सब करेक्ट हो गया मैनिपुलेशन करने से, लेकिन वायरस रह गया, उसमें हम मीडियल स्ट्रक्चर रिलीज कर देंगे तो वायरस करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन, एक सर्जिकल प्रोसीजर हो सकते हैं अलोंग विद मैनिपुलेशन। अब इसके बाद एक और ऑपरेशन आ गया जिसे बोला गया ट्रिपल आर्थोडेसिस। ट्रिपल आर्थोडेसिस में जो हाइंड फुट के जॉइंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और ट्रिपल आर्थोडेसिस में आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी आता है कि ट्रिपल आर्थोडेसिस में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, उसका नाम होता है आपका एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रिपल आर्थोडेसिस। ट्रिपल आर्थोडेसिस जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें सबटेलर जॉइंट, कैल्केनियोक्यूबॉइड एंड टेलोनेविकुलर जॉइंट को आपस में फ्यूज कर दिया जाता है। जब फ्यूज करेंगे उनकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, उनको एक शेप में लाके बिल्कुल आर्थोडेसिस कर दिया जाता है। तो अब वो ये ऑपरेशन ज्यादातर किया जाता है जब भी एक पेशेंट जो है मैनिपुलेशन टेक्निक से, कंजर्वेटिव या डायर्स ऑस्टियोटोमी, इन सब चीजों से करेक्ट ना हो पा रहा हो, तब इस ऑपरेशन पे आया जाता है। इसके बाद सबसे वर्सेटाइल जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं इलिज़ारोव टेक्निक। इलिज़ारोव टेक्निक पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसका आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा। और इलिज़ारोव टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो बोन जिनकी लेंथ छोटी या बड़ी है उसको कट करके उनकी बोन को रीग्रोथ कराया जाता है और बोन को रीफॉर्मेशन कराया जाता है। और इसके लिए हम छोटा सा एक्सटर्नल सिस्टम यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्प्लिंटेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं JESS, जोशी एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम, जिसको चारों तरफ फुट के चारों तरफ लगाया जाता है एक एक्सटर्नल प्लेट्स की तरह। और धीरे धीरे इस पे, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है तो यूजुअली नहीं किया जाता है, फिर भी एक इट इज ए वर्सेटाइल ऑपरेशन। और इसके बाद यही थी जो सारी टेक्निक्स हैं। जब किसी भी टेक्निक का यूज करके पर्टिकुलर लिम्ब को जो है या पर्टिकुलर जो फुट, जो डिफॉर्म फुट था, उसको नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है। इसके बाद एक लास्ट ऑपरेशन जो बचता है, अगर कंडीशन थोड़ी माइल्ड है या सपल कंडीशन है, उसमें क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हमारी इन्वर्टर है, इन्वर्टर्स मतलब वो बैटरी वाला इन्वर्टर नहीं, जो फुट को इन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब वायरस में ला रहे हैं या सुपाइनेट कर रहे हैं, अगर वो टाइट है या वो ओवर फंक्शन कर रहे हैं, या फिर इसका उल्टा क्या हो सकता है कि जो इवर्टर है, मतलब डोर्सिफ्लेक्शन के साथ जो इवर्जन होता है, मतलब जो बाहर की तरफ ले जाते हैं फुट को, अगर ये वीक है, कौन कराता है इवर्जन? पेरोनियाइज। अगर ये वीक है और ये टाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? फुट हमेशा ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? ऑब्वियसली ऐसे रहेगा, क्योंकि ये टाइट है या फिर ये स्ट्रॉन्ग है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टिबेलिस पोस्टीरियर नेविकुलर पे जुड़ती है, वहां से उसको काटो, वहां से उठाओ और उसको यहाँ पे डोर्सम पे चिपका दो, तो मतलब उसका इवर्जन वाला एक्शन खत्म। जब इन्वर्जन वाला एक्शन खत्म तो फुट क्या होगा, पहले ऐसा था अब ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर। और टेंडन ट्रांसफर कभी भी 5 साल से अच्छी कम में नहीं कराया जाता, क्योंकि बच्चे को मसल रीएजुकेशन कराने में बहुत इश्यू आती है, इसलिए टेंडन ट्रांसफर जो वाला ऑपरेशन जो होता है 5 ईयर्स के बाद कराया जाता है। अब ये थी हमारे पास कुछ टेक्निक्स, कुछ कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल टेक्निक जिसके थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं CTB को। और इन टेक्निक्स को करने के बाद एक लास्ट जो हमारे पास चीज आती है उसको बोलते हैं हम स्प्लिंट्स, क्योंकि डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के बाद भी चांसेस होते हैं उसके रिकरेंट या रिलैप्स होने की। ठीक है, अब रिकरेंट रिलैप्स होने के चांसेस हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर शेप में मेंटेन करने के लिए जो डिफॉर्मिटी हमने ठीक करी है, हम यूज करते हैं CTV स्प्लिंट या CTV शूज। CTV स्प्लिंट्स का नाम होता है डेनिस ब्राउन स्प्लिंट का यूज किया जाता है, जिसमें कि आप कैरेक्टरिस्टिक का फोटो देख पा रहे होंगे, जिसमें कि बच्चे के फुट को एबडक्टेड रखा जाता है और साथ में स्लाइड डोर्सिफ्लेक्शन रखा जाता है। और इसको जो है दिन में पहनाया जाता है और रात में भी, अगर जब बच्चा जो है अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ तो दिन में और रात में दोनों टाइम पहनाया जा सकता है। लेकिन जब बच्चा वॉकिंग स्टेज में आ जाता है तो दिन में हम शूज पहनाते हैं CTV शूज, और रात में हम स्प्लिंट पहना के रख सकते हैं। CTV शूज और नॉर्मल शूज में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप अपने शूज को देखेंगे तो आपके शूज में हील देखने को मिलेगी, लेकिन CTV शूज में हील नहीं होती, क्योंकि टू प्रिवेंट द प्लांटर फ्लेक्शन, हमें तो पहले बच्चे का पैर प्लांटर फ्लेक्शन में उसको ठीक करना, तो हील को हटा दिया तो फुट नॉर्मल पोजीशन में आ गया, पहली चीज। दूसरा, जो क्योंकि हमें पता है कि मिडिल बॉर्डर है, जो मिडिल साइड है फुट की वो ऐसे घूमी हुई है, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करा हमने, जो लेटरल साइड हील है फुट की, जो लेटरल साइड वाला जो बेस सरफेस है फुट जो हमारे शूज का, उसको हील रेज कर देते हैं। रेज करने की वजह से क्या हुआ, फुट जो है पहले ऐसा था ऐसे हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जो लेटरल बॉर्डर है फुट का उसको रेज कर देते हैं, पीछे जो हील होती है नॉर्मल बोन की उसको हटा देते हैं, ठीक है। और हील मतलब शूज की जो हील होती है उसको हटा देते हैं। साथ में अगर आपने नॉर्मल शूज को देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो एंटीरियर पोर्शन होता है फुट का वो थोड़ा स्लाइडली कर्व होता है, मतलब अडक्टेड होता है थोड़ा सा आगे से। लेकिन CTV जो वाला
जो हमारा सीटीवी शूज होंगे वो बिल्कुल आगे से बिल्कुल क्या होंगे, न्यूट्रल पोजीशन में होंगे, ना एबडक्टेड ना एडक्टेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सीटीवी शूज की, जो कि पहनाया जाता है बच्चों को 3 to 4 ईयर्स तक, जिससे कि जो डिफॉर्मिटी करेक्ट की गई है उसको मेंटेन किया जा सके और रिलैप्स ना हो सके। अब एक क्लासिफिकेशन भी दिया गया था जो आपकी बुक में मेंशन भी है जे महेश्वरी में, कि उसको बोला जाता है क्यूमेंस क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफाई करता है सीटीवी को बेस्ड ऑन द सीवियरिटी। अब उसमें कुछ कंडीशन, कुछ जनरल टर्म्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, रिलैप्स एंड रिकरेंट, these are two things and many students are confused in two terms, that is relapse and recurrent। relapse का मतलब क्या होता है कि आपने डिफॉर्मिटी आज करेक्ट करी, 1-2 साल बाद बच्चा जब दोबारा आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि दोबारा डिफॉर्मिटी डेवलप हो चुकी है, इसको बोलते हैं रिलैप्स। रिकरेंट क्या होता है, रिकरेंट भी एक टाइप का रिलैप्स ही है, लेकिन जब रिलैप्स मसल इंबैलेंस की वजह से होगा उसको हम रिकरेंट बोलेंगे, उस रिकरेंट सीटीवी बोलेंगे, और रिलैप्स किसी और कंडीशन की वजह से हो रहा है तो नॉर्मल उसको रिलैप्स बोलेंगे। ये तो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तीसरा क्लासिफिकेशन जो क्यूमेंस क्लासिफिकेशन का पार्ट है बोलते हैं सपल। सपल सीटीवी वो सीटीवी होता है जिसको आप नॉर्मल मैनिपुलेशन से करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका रिजिड एंड रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट केसेस वो होते हैं जो कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं कर सकते, और रिजिड वो होते हैं जिसमें कि आप फोरफुट को तो करेक्ट कर सकते हैं मैनिपुलेशन करके, लेकिन हाइंड फुट के लिए आपको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो ये 5 क्लासिफाई टाइप्स थे क्यूमेन क्लासिफिकेशन में, जिसके बेस पर सीटीवी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सीटीवी, और इससे प्रोग्नोसिस भी जज किया जा सकता है अलोंग विद द पिरानी स्कोरिंग। सो आई होप आपको ये डिफॉर्मिटी बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे जो बोन में अल्टरेशन आ रही है, किस वजह से जो एंगल है वो डिक्रीज हो रही है, और काइट एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, और ट्रीटमेंट को हमने कैसे सिंपली समझा बेसिक पढ़ते हुए साथ साथ कि क्या दिक्कत आई थी जिसकी वजह से हमने ट्रीटमेंट करा। अब आप, मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो या आपको किसी नए टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड थैंक्स अ लॉट।